हेलो। हेलो। जी बोलिए। म्यूट म्यूट रखिए। रखिए। जब जब ज़रूरत ज़रूरत पड़ेगा पड़ेगा या मैं बोलूँगा बोलने के लिए किसी किसी को को जो भी डाउट वगैरह होगा वो बोलेंगे या फिर हैंड राइज़ करेंगे, मैं ओके। उनको नोटिस करूँगा, ठीक है? अभी आप म्यूट कर लो। ठीक है। तो क्लास क्लास स्टार्ट स्टार्ट करने से करने से पहले पहले बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेश्चन क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है। मैं उन कन्फ्यूज़न को पहले पहले दूर करूँगा कि कि बेल्ट्रॉन के जो सिस्टम है, उसको समझना। बहुत बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन है कि इसमें सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएँगे? इन सब विषय से लेके कुछ चर्चा है एंड फॉर्म भरने के रिगार्डिंग भी बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन है और इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं पहले डिस्कस करूँगा, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा, ओके? सबसे पहले हम लोग इसका नोटिस जान लें। जो नोटिस है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, बस बेल्ट्रॉन का फॉर्म आया है, भर दे रहे हैं, सभी भर रहे हैं, डेटा एंट्री का है, तो बस भर रहे हैं। बहुत दिन बाद आया है, बहुत सालों बाद आया है, ये सुन के सभी पीछे पड़े हुए हैं, भर रहे हैं और नोटिस पढ़े नहीं है, तो नोटिस भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अपना जो CSE-IT क्लास है, इसका एक ऑफ़िशियल वेबसाइट भी बन रहा है, अभी अंडर वर्किंग है। और मैं आपको वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है? नोटिस, उसके बाद मैं सिलेबस दिखाऊँगा। ये अपना वेबसाइट है, अभी अंडर प्रोसेसिंग है, बट इसमें जो बेल्ट्रॉन का एक नोटिफिकेशन ऐड किया गया है, इसका मैं नोटिस आपको सबसे पहले शो करना चाहूँगा। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, इवन मेरे पेज पे भी निकाल सकते हैं। अभी तक बच्चे ज्वाइन हो ही रहे हैं। ये जो बेल्ट्रॉन है, ये क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, ठीक है? जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बेल्ट्रॉन एक मैन पावर एजेंसी है। ये मैन पावर एजेंसी होता क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बेल्ट्रॉन जो एक ऐसा संस्था, मान लीजिए कि एक ऐसा संस्था है जो अपने अंदर बहुत सारे कैंडिडेट को, बहुत सारे एम्प्लॉय को एग्जाम लेते हैं और फिर वो अपने अंडर रखते हैं। अब गवर्नमेंट को जहाँ जरूरत पड़ता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, वहाँ पे ये लोग देने का काम करते हैं। जैसे कि किसी भी कार्यालय में, किसी भी विभाग में, जहाँ भी गवर्नमेंट को बंदे की जरूरत होता है, वहाँ पे बेल्ट्रॉन वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी कैंडिडेट होंगे उनको वो सेंड करते हैं, वहाँ पे भेजते हैं। इसलिए आपने कभी कभी सुना भी होगा कि एक कोई है, मान लेते हैं कि कोई एक राम नाम का लड़का है, उसका 1 साल पहले ही निकल गया है, उसका आज ज्वाइनिंग हुआ है। तो इस तरह के केस होते हैं बिकॉज़ कि बेल्ट्रॉन क्या करता है कि एग्ज़ाम ले लेता है, मेरिट लिस्ट निकल गया, अब जहाँ गवर्नमेंट जॉब में जहाँ भी बंदे की ज़रूरत होता है, वहाँ पे ये भेजने का काम करता है। तो ये एक मैन पावर एजेंसी है, ये पहले आपने समझ लिया। ये अपने अंडर बंदे को हायर करेगा और फिर वो गवर्नमेंट में भेजने का काम करता है। और ये भी एक बात मैं बता दूँ, गवर्नमेंट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है संविदा आधार, संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बेस आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये काम कराएगा, काम अच्छा लगा तो फिर आपका ड्यूरेशन आगे बढ़ा देता है। अब रही बात कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप कैसे भरोगे फॉर्म? फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद भी भर सकते हैं या फिर आप ऐसे साइबर कैफे वाले के पास जाए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हैं, उनसे आप भरवाएं फॉर्म, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप खुद से भी भर सकते हैं, नो इशू। अब मैं इसकी थोड़ी-सी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, आज सुबह ही 2-3 बच्चों ने कॉल किया था कि सर हमारे पास इंटर भी है, 1 वर्षीय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर कोर्स की बात की जा रही है, कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एक DDEO डेटा एंट्री ऑपरेटर का है,
इसमें 400 घंटा का एक कोर्स होता है। आज ये एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। या तो आपके पास बीएसटीएम का 400 घंटा का ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 वर्षीय होना चाहिए, ठीक है। 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये में भी हो सकता है एडीसीए भी हो जाए, या फिर और भी कोर्स होते हैं, जैसे कि ओ लेवल कोर्स होता है, ए लेवल कोर्स होता है। गवर्नमेंट का ये कोर्स है, वो भी 1 वर्षीय ही कोर्स होता है, तो वो लोग भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ के साथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का अनुभव होना चाहिए। आपके पास हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग का अनुभव होना चाहिए। अनुभव मांग रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड साथ के साथ एज लिमिटेशन भी है 18 से लेकर 59 तक। अच्छा, आपने नोटिस में देखेंगे कहीं भी सीट का कोई लिमिट नहीं होता, क्योंकि मैन पावर ये इकट्ठा करता है, सारा लोगों को ले सकते हैं, जितना भी मेरिट बनेगा। जहां जिस विभाग में जिस कार्यालय में जितने बंदे की जरूरत होता है, उतना ये मेरिट लिस्ट में से निकाल निकाल के ट्रांसफर करता है, उस ऑफिस में भेजने का काम करता है ये अपने अंडर से, ठीक है। तो ये एक मैन पावर एजेंसी की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई सीट लिमिट नहीं होता है, इसलिए सभी भर सकते हैं, नो इशू। एंड आगे अगर देखें इसके शुल्क की बात करें, तो कुछ बच्चियां कंफ्यूज हैं कि सर 1,000 रुपया लग रहा है। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, आरक्षित और अनारक्षित, यहाँ पे सभी के लिए बताया गया है। महिला उम्मीदवार कोई भी हो, आरक्षित हो या अनारक्षित हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, सभी के लिए जो फी अमाउंट यहाँ पे दिखाया गया है, वो दिखाया गया है 250 रुपए। बॉयज लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या है। बॉयज लोगों के लिए क्या लग रहा है, 1,000 रुपए लगेंगे सामान्य अनारक्षित कोटि का, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति जैसे ही एससी हो गया आपका और एसटी हो गया, ठीक है। एससी एसटी के जो हैं उनको मात्र लगेंगे 250 रुपए, ठीक है। और गर्ल्स के लिए सभी के लिए कितने लग रहे हैं, 250 लग रहे हैं। तो फी अमाउंट में कंफ्यूजन अब गर्ल्स लोगों के लिए नहीं है, बस बॉयज लोगों के ऊपर थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ रहा है। ओके, आगे अगर देखें नोटिस को, तो इसमें अब बारी आती है सिलेबस की, कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें होंगी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जीके जीएस रीजनिंग मैथ ये सब भी आएगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह से कंपटीशन ही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अनम्यूट ही रखिए, जब मैं बोलूंगा मुझे बता लेने दीजिए, उसके बाद अनम्यूट करके बोलिएगा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस 336 है, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम होने वाला है। यानी कि जो भी एग्जाम होगा इसमें क्वेश्चन आएंगे, सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस से आएंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 60 वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपको मात्र कितना लेके आना है, 15% लेके आना है, ओके। 15%, सॉरी 50%, यानी कि 50%, 30 नंबर आपको लेके आना है। गर्ल्स लोगों के लिए इसमें भी फायदे है। गर्ल्स लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया कि 10% और इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे कहीं है नोटिस में कि 10% गर्ल्स लोगों में, SC ST वाले लोगों के लिए, और भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 10%, यानी कि 40% ही उनको चाहिए। और इसमें टाइपिंग टेस्ट और एग्जाम की जो बारे में लिखा हुआ है कि जिस दिन आपका टेस्ट एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, दक्षता कंप्यूटर परीक्षा ली जाएगी, और उसी दिन आपका क्या होगा, हिंदी टेस्ट भी होगा और इंग्लिश टेस्ट भी होगा। और हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मंगल फॉन्ट पे ही होगा। और मंगल फॉन्ट में भी 2 तरह के होते हैं, एक इंस्क्रिप्ट होता है और एक होता है रिमेंटन गेल। तो रिमेंटन गेल पे ही होगा एग्जाम। आकाश, कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, तो कीवर्ड में टाइपिंग में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कृतिदेव पर टाइपिंग करते हैं और बोलते हैं कि रिमेंटन के भी लगभग सेम ही है। तो हम ये मानते हैं कि लगभग सेम ही है, बट उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक नहीं कहेंगे, अंदर है। बहुत सारे लिखने की जो तरीका है वो अलग है। तो
इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। जहां भी आप टाइपिंग करने जाते हैं या फिर जा रहे होंगे या फिर जाने का सोच रहे होंगे, तो रिमेंगटन गेल पे ही प्रैक्टिस करें, ना कि कुर्ती देव पे प्रैक्टिस करें। और ये समझ के रखें कि हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिमेंगटन गेल पे ही प्रैक्टिस करें। ओके, और इसमें जो क्राइटेरिया है 30 एंड 25, ठीक है। अंग्रेजी में कम से कम आपको 30 लेके आना है, जो कि सभी स्टूडेंट लेके आ जाएंगे। मेन यहाँ पे चैलेंजेस जो वर्क है वो है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट लेके आना, ठीक है। और जो मैं बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो मेरिट लिस्ट हिंदी के टाइपिंग पे ही बनेगा, इसलिए आपने ज्यादा फोकस हिंदी टाइपिंग पे ही करना है। यहाँ पे मिल रहा है कि महिलाओं के लिए 10% और मिलेगा, ठीक है, 10% और एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। 40% ही उनको देने होंगे एग्जाम पास होने के लिए, ठीक है। बाकी आप जितना ज्यादा से ज्यादा लेके आ जाओ। बाकी मैं ये नोटिस जो है मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जिस ग्रुप जहां से आपको लिंक मिल रहा है वही व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मेन जो चीजें हैं वो ये हो चुका है, और आगे अगर हम देखें बाकी इसके और भी डिटेल आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोटिस के हिसाब से जानकारी। अब रही बात कि एनआईओएस का जो सिलेबस है 360, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि उसमें क्या क्या सिलेबस है, तो मैं सीधा आ जाता हूँ उसके सिलेबस वाले लिंक पे। तो यहाँ पे 360 जो कोड है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, मैंने उसका सिलेबस निकाल रखा है। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, एनआईओएस 360 सर्च करेंगे कोड पे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे मैंने अपने सहूलियत के लिए अपने वेबसाइट पे दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला होगा वो होगा बेसिक कंप्यूटर, नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपके ये 3-4 टॉपिक एमएस वर्ड से ही है, मेल मर्ज का, ठीक है। ये तीनों एमएस वर्ड से है। फिर है एमएस एक्सेल। एक्सेल के ये 3-4 टॉपिक आपके मिल जाते हैं एमएस एक्सेल से, 3 टॉपिक। बेसिक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसको फॉर्मेट डेकोरेट करने आना चाहिए, आपको उसके फॉर्मूला आना चाहिए और चार्ट रेडी करने आना चाहिए। ये सिलेबस के हिसाब से है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिकल करके जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बाकी हम लोग अपने इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा और साथ के साथ थ्योरी भी आपको करवाऊंगा। और मैं आगे आपको दिखाऊं तो नीचे 2 चीज और रह रहे हैं। एक बच रहा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है। पावर पॉइंट बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम है, तो पावर पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इंटरनेट के बारे में यहाँ पे है। तो इन 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे और ये आपको तैयारी करना है, और मैं इन सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा। टारगेट ये है कि विद इन 1.5 से 2 मंथ मैक्सिमम लेके चला जाएगा। 2 मंथ में आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका थ्योरी पार्ट जितने भी है। रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग की आप समय गंवाने नहीं, अगर आपको भरना है फॉर्म फिल करना है तो आप टाइपिंग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और टाइपिंग आप रिमेंगटन गेल पे ही करें, क्योंकि समय लगेगा इसमें और आपके पास समय बर्बाद करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम मई के अप्रॉक्स सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है, अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सिलेबस देख लिए और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स देख लिए। मैक्सिमम मतलब 60 के 60 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से ही आने वाले हैं, ओके। और जो भी जानकारी होंगी वो सब आपको हमारे वेबसाइट पे मिलते रहेंगे, जितने भी हमारे पास कोर्स हैं सबके यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने इस क्लास में। तो हमने वेबसाइट देख लिया, नोटिस देख लिया और सिलेबस देख लिया। हम आपको इस क्लास में जो ये क्लास रोज शाम को चलने वाला है, इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होने वाली है, मैं वो चीज आपको बता दूं। ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगा जो कि रोज चलने वाला है 6 से 7। उम्मीद है कि सभी कोई कंफर्टेबल होंगे, और थोड़ा बहुत अगर अनकंफर्टेबल है तो एडजस्ट कर लेंगे और समय निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, और बहुत बेहतरीन क्लास चलने वाला है और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। और मैं आपको कंप्यूटर का नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इनकेस कभी फ्री टाइम है तो आप उसको रीड करोगे, क्योंकि जितना चीजें रीड करोगे उतना आपको वर्ड मिलेगा, और जितना वर्ड मिलेगा वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आपको पूरे जितने भी 10 हमने चैप्टर दिखा था उन सब के लिए मैं नोट्स अलग अलग पीडीएफ करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके।
एंड साथ में साथ आपको जैसे कि कोई क्लास लेट से ज्वाइन कर रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले भी कुछ ने ज्वाइन किया था, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको सब कुछ का लिंक मिल जाएगा। एंड साथ के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगा, जैसे अभी सभी ग्रुप में है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सभी एक साथ है, तो यहाँ भी प्रैक्टिस चलेगा। और मैं आपको एक लिंक दूंगा एज अ क्यूज टाइप का, जिसमें कि आप आराम से घर से भी क्यूज कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, जिनका एक स्कोर बनेगा, सबको अनाउंस किया जाएगा। तो मतलब टेस्ट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, हर तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को कवर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत डेप्थ लेवल से भी पूछा जा सकता है, बट ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप टाइपिंग क्लास जरूर ज्वाइन कर लें, जहां भी करने इच्छा हो, जहां भी आप ट्रस्टेड हो, जो आपके नजदीकी है, वहां आप ज्वाइन कर ले और रिमेंगटन गेल पे ही टाइपिंग करें, ठीक है। उसी वर्जन पे आप ट्राई करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे इस क्लास में प्रोवाइड की जाएंगी, और हम लोग पर डे क्लास करेंगे। अब रही बात कि बहुत सारे लोग एक और चीज पे बहुत एक्साइटेड थे, कुछ लोग पूछ भी दिए, कुछ लोग मन मन में रख लिए, पूछे भी नहीं कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा इस क्लास का। तो फी स्ट्रक्चर बहुत ही मैंने कम प्राइस रखा है, ताकि आपके लिए भी लोड ना पड़े, और जो बॉयज लोगों को 1000 फॉर्म भरे उनके ऊपर भी लोड ना पड़े, चाहे किसी के लिए। मात्र मैंने प्राइस रेट रखा बिल्कुल अपना खर्च निकालने के लिए 300 रुपए में आपका टोटल पूरा से पूरा जितना भी सिलेबस है, 10 का 10 चैप्टर, और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 300 रुपए। अब ये 1.5 मंथ में हो, 2 मंथ में हो, उसके लिए अलग से, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन भी हो रहा था क्या सर 300 रुपए 2 बार लोगे, 2 मंथ का है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 300 वन टाइम पे करना होगा, और बाकी सारी चीजें आपको आपके फोन पे सारे मटेरियल्स पहुंच जाएंगे। हाँ, टाइपिंग एक्सेप्शन में है, टाइपिंग को आपको अगर हमारे पास आते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो टाइपिंग का अलग चार्ज लगेगा। बाकी जो क्यूज है, नोट्स है और जो क्लासेस हैं, ये आपका 300, मात्र 300 में ही आपका सारा का सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ओके। और ये कुछ ज्यादा रकम नहीं है, और बहुत किफायती रेट है, क्योंकि आजकल लोग पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, 200-300 रुपए ऐसे उड़ जाते हैं, लेकिन ये आपको 2 मंथ आपका क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो बस मेंटेनेंस खर्च लिया जा रहा है, ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके और अच्छा नॉलेज गेन सके। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी ज्वाइन किए हैं जिन्होंने पहले भी कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं, बट उनका रिवीजन कराना जरूरी है, वो भूल चुके हैं, बहुत साल पहले इन्होंने कर रखा है, तो उनके लिए भी थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। अब बताइए, किसी के मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो अब आप वो बोल सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करूं। मैं पूछना चाहती हूँ रिमिंगटन गेल कीबोर्ड कैसा होता है? रिमेंगटन गेल कीबोर्ड, मतलब हाँ मैं जो बता नॉर्मल। मैं बता दूं, हम्म। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो क्या है ना, कि कीबोर्ड तो जो आप टाइप करते हो वो वही कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कोई अंदर नहीं है। बस सॉफ्टवेयर जब चेंज होगा ना, जो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मैं कृतिदेव यूज कर रहा हूँ, तो मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, लाइक जैसे फुल स्टॉप मुझे देना है, तो फुल स्टॉप देने के लिए माइनस का यूज करते हैं, वो डॉट देने के लिए माइनस बटन का यूज करते हैं, लेकिन वही डॉट देने के लिए आप रिमेंगटन गेल में कोई अलग की यूज करोगे, ठीक है। इसमें लिखना है तो आप सीधा शिफ्ट के साथ इक्वल टू करोगे। मैं कीबोर्ड भी आपको दिखा दूंगा जैसे क्लास स्टार्ट होगा, इवन मैं आपको ऑनलाइन दिखा ही देता हूँ। थोड़ी सी चेंजेस है, कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर, जैसे सॉफ्टवेयर अपलोड होगा ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तो उसमें कीबोर्ड का जो लेटर होगा ना, उसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लेटर आगे पीछे होता है। वैसे मैं एक कीबोर्ड का मेरे पास एक डाउनलोडेड है, मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें कि कुछ कोड भी है, कोड भी डिफरेंट है, और जैसे आप इससे आप समझ सकते हो, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आपको ढेर सारा कीबोर्ड मिल जाएगा स्ट्रक्चर। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है।
हेलो 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 जी जी बोलिए। बोलिए। वॉइस क्लियर हो वॉइस रही है? क्लियर हो रही है? देखो यहाँ देखो पे यहाँ पे कीवर्ड जो कीवर्ड आप जो देख आप पा रहे देख हो, पा रहे हो, ये ये कीवर्ड है कीवर्ड है मंगल मंगल फॉन्ट फॉन्ट रिमेंटन गिल। रिमेंटन गिल का। आप आप देखोगे देखोगे तो ये जो लेटर थ्री है, लेटर है, आपका होम रो का अपर रो एंड होम रो का डाउन का नीचे वाला रो, ये तीन रो लगभग लगभग आपको सेम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। कुछ एक चीजें चीजें हैं हैं जैसे कि आप हलंत लगा रहे हो तो वो अलग जगह दे रखा है, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे आप माइनस, और ट्री वाला जो ऑप्शन है, सिर्फ जो अपर रो है न्यूमेरिकल की है वहां पे डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। एंड जब आप इसको टाइप करोगे तो टाइप करने के टाइम पे आपको बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, जैसे कि आपने जैसे परिस्थिति लिखना है तो परिस्थिति लिखने में आज ही एक कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें कोई भी लेटर को हाफ करना हो तो स्लैश का यूज करेंगे, तो इन सारी चीजों को थोड़ी फेस करना पड़ेगा। जब इनको मैं अभी थ्योरेटिकली नहीं समझा पा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा आप रिमेंटिंग गिल जो कीवर्ड है इसी लेआउट पे आप स्ट्रक्चर पे टाइप करोगे, तो आपके जो प्रॉब्लम फेस होंगे ना वो डाउट और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कृतिदेव मान के चलोगे तो कृतिदेव में कर तो लोगे, लेकिन बाद में जब आप टेस्ट देने जाओगे रिमेंटन गिल पे तो आपको समस्या आने लगेंगी, क्योंकि कुछ लेटर आप लिखोगे, आप सही होते हुए भी वहां पे गलत हो जाओगे, वो अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और नीचे देखो कोड में जितने भी स्पेशल की है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो सब के लिए इन्होंने यहाँ पे अलग से कोड दे रखे हैं। ठीक है। मैं ये जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ, मैं इमेज आप लोगों को भेज दूंगा। जैसे आप क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है तो कृतिदेव में क्वेश्चन मार्क लिखने के लिए ये वाला जो बटन है इंटर के ऊपर वाला, वहां से आप लिख सकते हो। लेकिन अब यही रिमेंटन गिल में क्या हो चुका है कि क्वेश्चन मार्क लिखने के लिए यहाँ पे Alt+063 बटन प्रेस करने होंगे, यानी कि इसका कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत सिंबल्स का डिफरेंस है। तो रन टाइम पे वहाँ पे, क्योंकि जब टेस्ट दे रहे होगे वहाँ पे आपका तो समय कम रहता है, उसमें भी प्रेशर रहता है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया तनु? कीबोर्ड सेम रहेगा, बस हाँ, सॉफ्टवेयर समझ जैसे में ही तो रिमेंटन गिल का लगेगा तो आया। उसमें चेंज हो गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? फिर तो बाकी जैसे नॉर्मल की है हम लोग का जो लैपटॉप में कीबोर्ड है, वो सब उससे भी कर उससे सकते हैं। अलग होगा थोड़ा बहुत कि ये सेम ही रहेगा? कीबोर्ड तो वही रहेगा, ओके। कीबोर्ड कोई चेंज नहीं। देखो कीबोर्ड में अगर इंग्लिश देखो ASDFGH जो है कीबोर्ड वही रहेगा, बस सॉफ्टवेयर आपका जैसे ही रिमेंटन गेल चलेगा तो आप बटन प्रेस करोगे तो कोई दूसरा लेटर लिखेगा। समझ आ रहा? हिंदी वाला लेटर आने लगेगा। कीबोर्ड चेंज नहीं होगा, कीबोर्ड वही रहेगा, बस इसका जो लेआउट है ओ ना, ओके स्ट्रक्चर, ओके। वो डिफरेंट है। कीबोर्ड आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सटर्नल कीबोर्ड ही यूज करो। ठीक है। ओके। और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आज क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन है। अनुप्रिया, क्या नाम है? तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा? हर्ष, आपको समय का ख्याल नहीं रहा? सारी कहानी तो निकल गई मेन।
फर्स्ट दो चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये दो जो चैप्टर हैं ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीन जो टॉपिक होंगे उनमें प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर हमारा बचता है वो होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट भी थ्योरेटिकल है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल भी चीजें हैं, जैसे कि कैसे यूआरएल होता है, यूआरएल क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें कौन से सिंबल यूज होते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो ढेर सारे इंटरनेट से भी क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए आपको इंटरनेट को इग्नोर नहीं करना है कि हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम काम कर सकते हैं। नहीं, इंटरनेट के पीछे की कहानी बहुत सारी है, तो उसे भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो हम डेटा एंट्री ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत बेसिक लेवल से हम लेके चल रहे हैं, ताकि जो पहले से कभी कंप्यूटर किए नहीं है वो भी अंडरस्टैंड कर सके, एंड जो पहले से कर चुके हैं उनको थोड़ा सा लगेगा कि क्या सर बहुत स्लो चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है उनमें ये सारे बेसिक कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से ही, क्योंकि हर इंसान के जितने भी लोग हैं ना, कंप्यूटर का नाम सुनते ही उनके माइंड में एक इमेज क्लिक करता है, और वो इमेज जो है कुछ इस तरह का इमेज है, जिसमें एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है। ये जो इमेज है ना, सारे बंदे के दिमाग में यही क्लिक होता है जैसे ही हम कोई कंप्यूटर का नाम लेते हैं। ओके, तो ये जो कंप्यूटर है ये तो अच्छी बात है कि ये कंप्यूटर है, लेकिन सिर्फ यही कंप्यूटर है ये कहना गलत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे आसपास कंप्यूटर होते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये लगभग सारे लोग को पता होगा, और ये इतना ही बोल पाते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन सिर्फ इतना कह देने भर से कंप्यूटर डिफाइन नहीं होता है। कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट जिस मशीन में अप्लाई किया जाता है वो मशीन को ही हम कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो कंप्यूटराइज तरीके से होता है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट कैन बी यूज्ड टू टेक डाटा। इसका जो काम होता है टेक डेटा, डाटा को लेता है एंड उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, एंड फाइनली उसका एक रिजल्ट निकाल के देता है। और ये जो कॉन्सेप्ट जिस मशीन में अप्लाई होता है उन सारे मशीन को ही हम कंप्यूटर कह सकते हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन ही क्यों ना हो जिसमें अभी आप लेक्चर सुन रहे हो, वो भी आपके द्वारा दिए गए डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है एंड प्रोसेस करके फाइनली आपको आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। आउटपुट से मुझे ख्याल आया, मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन कुछ देख रहे थे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसलिए आप इनपुट आउटपुट को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझिएगा, एंड जितना ज्यादा से ज्यादा नाम याद रखेंगे उतना आपके लिए सुविधा होगा। बिकॉज कि क्वेश्चन इस तरह से मैंने देखा कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बट ऑप्शन में ही फेरबदल करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। सो आपने जितना नाम याद रखेंगे, जितना वर्ड आपको पता होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। मैं क्लास के बाद आपको इसका हिंदी वर्जन भी भेज दूंगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके बेहतर तरीके से, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है और फिर फाइनली हमें एक रिजल्ट देता है। और कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना होता है। एक और शब्द होता है कंप्यूटर, वो भी है, और एक कंप्यूट है। और ये जो इसका जो मतलब होता है, मीनिंग, वो होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, प्लस, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन है, चाहे डिवीजन हो, परसेंटेज हो, व्हाटएवर, कोई भी तरह का कैलकुलेशन होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन भी कर सकता है और भी अदर टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन काम करना आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वर्क हो रहे होते हैं। ओके, अब एक और चीज होता है कि कंप्यूटर में जब हिंदी क्वेश्चन पढ़ोगे तो कभी कभी कंप्यूटर का हिंदी में लिखा होता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं हिंदी शब्द भी इसका बता दूं। इसका जो हिंदी होता है संगणक होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, संगणक,
ठीक है। यहाँ यहाँ पे पे ग लिखा हुआ है, एक्चुअली मेरा पेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक रिकॉर्डिंग के कारण। ओके, तो बात समझ लीजिए कि जो हमारा कंप्यूटर है उस कंप्यूटर शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संगणक। संगणक का मतलब कि वो गणना करेगा एंड गणना के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑफिशियल वर्क को कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी जो फादर्स नेम है चार्ल्स बेबेज है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये भी ऑब्जेक्टिव में कितने बार रिपीट किया गया है मैंने देखा है कि चार्ल्स बेबेज कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, कंप्यूटर का पितामह माना जाता है और ये लगभग सारे लोग जानते भी हैं। तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए आपने इसे ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज नाम है और कंप्यूटर के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, एटीएम हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सभी के सभी क्या है, कंप्यूटर ही है, जो कि हमारे आसपास रोजमर्रा की लाइफ में यूज भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने समझा कि सिर्फ इस टाइप के कंप्यूटर को ही, इस टाइप के मशीन को ही हम कंप्यूटर नहीं कहते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिनको हम अपने रियल लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं है। और किसी को, सभी को वॉइस क्लियर नहीं हो रही या फिर आपको? अब आ रही है सर। हर्ष, कैमरा ऑफ कर लो बाबू। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ देखें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइक जैसे कि डेटा। डेटा क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है एंड एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इंफॉर्मेशन। इनको भी हम जरा चर्चा करें कि वो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसको भी हम जरा देखें। तो डाटा का यहाँ पे डेफिनेशन जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मीन्स जितने भी लेटर होते हैं वो सारे लेटर इसमें आ सकते हैं, लाइक हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का, जापानीज हो, फारसी हो, कोई भी तरह का हमारे पास लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का कोई ना कोई अल्फाबेट होता है और वो सारे अल्फाबेट का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, डेटा कह रहे होते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं A to Z, ठीक है। A to Z कोई भी डेटा हो वो सब कुछ हमारा क्या है, डेटा कहलाएगा। डिजिट्स की अगर हम बात करें, डिजिट्स का हिंदी होता है अंक। अंक हमारे पास जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 0 to 9 हमारे पास डिजिट होते हैं, ठीक है। और जितनी भी संख्याएं बनाई जाती हैं इन्हीं डिजिट्स को मिला के बनाई जाती हैं, ठीक है। तो 0 to 9 का एक जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे, ठीक है। एंड बहुत सारे सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, लाइक जैसे कि स्टार का सिंबल हो सकता है, कॉमा, हैश, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जितने भी आपके कीबोर्ड में सिंबल्स दिखाई देते हैं वो सारे के सारे सिंबल्स, सब कुछ जो कलेक्शन करके रखा जाए, एक समूह रखा गया है, उन सारे समूह को ही हम क्या कह रहे होते हैं, डाटा कह रहे होते हैं। एक ये बेसिक लेवल का डेफिनेशन है। अगर मैं स्टैंडर्ड थोड़ा सा डेफिनेशन हाई करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि डेटा इज एवरीथिंग विच आर स्टोर इन कंप्यूटर। जितना कुछ हम अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सब कुछ डेटा है। लाइक जैसे आपका वीडियो हो सकता है, फोटो हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, तो ये सारे चीज डेटा कहलाएंगे क्योंकि इनका एक शाब्दिक अर्थ भी निकलता है, इंफॉर्मेशन भी निकलता है। और जितना इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन कहता है मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो अर्थपूर्ण शब्द है उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर इंफॉर्मेशन की हिंदी की बात करूं तो इंफॉर्मेशन की हिंदी होती है जानकारी, ठीक है। जैसे आप सभी को एक इंफॉर्मेशन मिला था कि आज शाम 6 बजे से क्लास होने वाली है एंड साथ के साथ आपको लिंक भी मिला था, तो आप सभी ने टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलता, आप सभी ने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलता और क्लास चल जाता, तो क्या कोई ज्वाइन कर पाता? कोई ज्वाइन नहीं करता क्योंकि उनको पता ही नहीं था, है ना। तो इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जानकारी, और ये जो इंफॉर्मेशन बनता है वो कहीं ना कहीं डाटा से मिलता है, ठीक है। तो आपके फोन में जो भी फोटोज होंगे, वीडियोस होंगे, तो वो सब कुछ एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे होते हैं। आपका बायोडेटा हो गया जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल लिखी होती है, तो वो भी एक तरह का इंफॉर्मेशन ही कहलाएगा, लेकिन उसको हम डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल से उदाहरण से बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेन। मेरा पेन ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा।
मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है पेन और सिर्फ पेन लिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन यही मैं बात लिखूं दिस इज पेन या दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है, तो इस कलम के बारे में हमें एक जानकारी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन कहता है कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, जो अर्थपूर्ण शब्दों का समूह है, उन शब्दों के समूह को ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और बेसिकली कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन और डेटा की ही जरूरत होता है, इसलिए ये टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक और टर्म आता है जिसका नाम है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है जितने भी हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो वो जो कंप्यूटर को बताए कि उसे क्या करना है, उसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, प्रोग्राम कह रहे होते हैं। और उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कंप्यूटर को जो निर्देश दे कि उसे क्या करना है, उसे ही हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और वो जो निर्देश होगा या तो सीक्वेंशियल होगा या तो नॉन सीक्वेंशियल होगा, यानी कि वो लगातार भी हो सकता है और बिना लगातार भी हो सकता है। ठीक है, उसी शब्द को दूसरे शब्दों में यहाँ पे कहा गया है, एक और डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, कलेक्शन ऑफ मेनी इंस्ट्रक्शन। मेनी इंस्ट्रक्शन मींस बहुत सारे निर्देश, बहुत सारे निर्देश दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपका जब भी कोई एडमिट कार्ड आता है, कोई भी स्ट्रीम का जो या फिर बोर्ड का आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपको एक एडमिट कार्ड आया होगा, या फिर जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो तो उसके लिए भी एक एडमिट कार्ड आता है। तो एडमिट कार्ड के पीछे या उसके नीचे ही निर्देश लिखे गए होते हैं, और वो जो निर्देश होता है उसमें यही बात लिखा होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे पहुंच जाना है, कितने बजे आपको पेपर मिलेगा, कितने बजे आपको एग्जिट मिल जाएगा, सारी निर्देश उसमें लिखा होता है। और वो निर्देश आप फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर एक मशीन है, ध्यान से समझिए, कंप्यूटर एक मशीन है, वो वही करेगा जो उसको निर्देश दिया जाएगा। अब हम उसको बोलेंगे कि भैया तुम प्रिंट करो पीडीएफ, तो वो पीडीएफ ही प्रिंट करेगा। अगर मैं उसको कहूँ कि मूवी प्ले करो तो वो मूवी प्ले करेगा। ओके, तो कंप्यूटर को काम करने के लिए उसे प्रोग्राम की जरूरत है। अगर आप अपने फोन में कोई ऐप ही इंस्टॉल नहीं रखोगे तो काम नहीं कर पाओगे, ऐप होना जरूरी है। यानी कि सॉफ्टवेयर, एक आसान शब्द में कहें तो हम लोग प्रोग्राम को क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल फोन में वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस टाइप का आप काम लेना चाहते हैं कंप्यूटर से। ओके, ये सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं कि अगर मुझे व्हाट्सएप पे चैटिंग करना है, व्हाट्सएप पे काम करना है, तो मेरे फोन में व्हाट्सएप का ऐप होना अनिवार्य है। ओके, तो ये चीज है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कहाँ से वर्क करेगा, वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के लिस्ट में है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या है, और सॉफ्टवेयर को डिटेल में चर्चा करने का दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर के सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है या हमारे किसी भी तरह के काम को करने में मदद करता है। ओके, अब बताइए कि यहाँ तक अभी तक में कोई भी किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर दो। जिनको भी कोई डाउट कंफ्यूजन हो हाथ उठाएं। अच्छा, आप लोग जो 1.5 GB रोज बर्बाद करते हैं वो क्या है? एनीबॉडी एल्स? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो 1.5 GB रोज बर्बाद करती हो? डाटा है, डाटा। नहीं, सॉरी, डाटा है। ओके, सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। हाँ, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर वो नहीं गया, है। ऐप जैसे वगैरह का एक जैसे आप इंस्टाग्राम चला रही हो तो इंस्टाग्राम एक ऐप हो गया, प्रोग्राम हो गया, एंड उसको चलाने में हमें डेटा की जरूरत पड़ रही है, या फिर हम डाउनलोड करते हैं तो, है ना। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन डेटा का दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फाबेट, डिजिट्स एंड सिंबल्स का कलेक्शन होना चाहिए। और जो हम लोग जो 1.5 GB बर्बाद करते हैं या यूज करते हैं, या जो भी है 1.5 GB रोज हम यूज कर रहे हैं, 2 GB यूज कर रहे हैं, तो वो जो जीबी हम बात कर रहे हैं वो क्या डेटा है, तो वो कैसे डेटा है, क्या वो यहाँ डेफिनेशन पे सूट कर रहा है? नहीं पता आप लोगों को। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, थोड़ा सा मैं डीप लेवल में जा रहा हूँ। कंप्यूटर जो है हमारा वो 2 अंक पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पे, और वो है 0 और 1।
इन्हीं के कलेक्शन से ही हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा होता है कंप्यूटर, और इन्हीं 2 अंक पे काम करता है। अंक के ऊपर चूंकि काम करता है, इसलिए हम अपने कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि वो डिजिट के फॉर्मेट में काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो डिजिट्स 0 1 है, अगर मैं कहीं एक बॉक्स में 1 2 3 4 5, ये मैं 0 लिख रहा हूँ, 6 7 8, ठीक है, ये भी 0 है। यानी कि 0 1 का कॉम्बिनेशन में 8 कॉम्बिनेशन रखता हूँ। एक ऐसा बॉक्स है जहां पे मैंने 0 1 0 1 1 0 करके मैंने 8 डिजिट लिखे हैं। तो इन 8 डिजिट की कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, और एक डिजिट को, एक 0 या एक 1 को, एक डिजिट को हम बोलते हैं बिट। जैसे कि 1 सेकंड होता है, 60 सेकंड को मिला के 1 मिनट बनता है, फिर 60 मिनट को मिला के 1 घंटा होता है। जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे एक 0 या एक 1 को एक बिट कहा जाएगा, एंड 8 बिट का जो कलेक्शन है उसको एक बाइट कहा जाएगा। और इसी तरह से 1024 बाइट को मिलाया जाएगा तो 1 किलोबाइट बनता है, और 1024 किलोबाइट को मिलाया जाएगा तो 1 मेगाबाइट बनता है, एंड 1024 मेगाबाइट को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो ये जाके 1 जीबी बनता है, गीगाबाइट उसको बोलते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्या है, तो बिट का ही कलेक्शन है। ओके, तो बिट भी तो डिजिट ही है। एंड आप कोई भी फोटो, वीडियो, सब कुछ आपने देखा होगा कि उसकी जो भी साइज होगा वो MB GB KB में ही होता है। यानी कि बेसिकली एक और मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे सकता हूँ कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ बिट। ये थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल का डेफिनेशन हो गया, एक लाइन में सारा कहानी इसमें समेटा जा रहा है कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ बिट। चूंकि कंप्यूटर 0 1 पे ही काम करता है, और एक 0 या एक 1 को बिट कहेंगे, और कंप्यूटर में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, तो वो सब कुछ 0 1 के फॉर्मेट में ही हो रहा है, और सब कुछ क्या है, डेटा है। और ये बात मैंने पहले भी कहा था, एवरीथिंग इज डेटा विच कैन स्टोर इन आवर कंप्यूटर, जिसे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। वो सब कुछ क्या है, डेटा है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एंड डेटा के मैनिपुलेट करके ही बनाए जाते हैं इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का ही आदान प्रदान हम लोग कंप्यूटर के साथ करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको रिजल्ट रेडी करके फिर से हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन का ही ये प्रोसेस हो रहा होता है, बीच में होता है प्रोसेसर, और हम इन सारी चीजों को और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अगला जो हमारे पास टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अनु अग्रवाल, और कोई? चलो 10 मिनट की और क्लास है, मैं 10 मिनट में क्लास ओवर करूंगा, और 10 मिनट में एक और टॉपिक हमारा डिस्कवर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, कि कंप्यूटर हमारे पास जो मेन रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो वर्किंग बेस पे कर रहा हूँ। कंप्यूटर के काम करने के तरीके के आधार पे मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। मैं बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है, मैं 2 मिनट। ओके, तो अब हमने समझना है एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि इन दोनों कंप्यूटर को अगर हम मिला देते हैं आपस में, तो एक हमारे पास तीसरा कंप्यूटर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड आपने नाम भी सुना होगा, हाइब्रिड जैसे कि 2 चीजों को मिक्स करके जो बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो आप में इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में वो तीसरा का नाम क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, एनालॉग कंप्यूटर जो हमारे पास है, और एनालॉग कंप्यूटर जो वर्क करता है वो उस डेटा के ऊपर काम करता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होने वाले हैं, जो लगातार चेंज होने वाले डेटा होते हैं। ये उस डेटा के ऊपर जो कंप्यूटर काम करता है, उस टाइप के कंप्यूटर को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं।
और डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो डिजिट के ऊपर काम करे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो 0 1 पे काम करता है उस टाइप के जो कंप्यूटर जो डिजिट के ऊपर काम करे उस टाइप के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। एंड जो एनालॉग कंप्यूटर है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, सिग्नल के ऊपर काम करता है। अगर मैं बात कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अपने माइक में बोल रहा हूँ और आपने अपने स्पीकर में सुन रहे हो, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मैं जब बोल रहा हूँ ना तो एक मैं ग्राफ बताना चाहूंगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुख से एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है जिसको हम लोग साउंड वेव कहेंगे। कभी मेरी वॉइस तेज हो रही है, कभी मेरी वॉइस स्लो हो रही है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी में मेरी साउंड निकल रहा है। और जो मेरा माइक है वो क्या कर रहा है कि उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज वहां तक तो जा नहीं सकती। आप लोग बहुत सारे जगह से ज्वाइन किए हुए हैं क्लास और वहां सारे जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, जो कि हम लोग जो डिवाइस यूज करें हाइब्रिड है, तो हमारे एनालॉग सिग्नल को वो डिजिटली कन्वर्ट करके वेब के फॉर्मेट में आप लोगों को पहुंच रहा है आपके सिस्टम में। और आपका जो फोन में स्पीकर है या हेडफोन में जो भी स्पीकर लगा होगा वो स्पीकर क्या कर रहा है कि फिर से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर दे रहा है साउंड वेव में और फिर उस साउंड वेव को आप तक सुनने में मदद करा रहा है। ठीक है, तो ये एक डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो कि हाइब्रिड है और हम लोग यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल और फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोग इसमें बाइक चलाते हुए देखे होंगे, बाइक में हवा भरते हुए भी देखे होंगे। तो हवा भरने से पहले बाइक का जो हवा चेक किया जाता है, एक्चुअली हवा चेक करने का मतलब क्या है? उसमें प्रेशर चेक किया जाता है कि कितना उसमें हवा का प्रेशर है। और जो वो घड़ी टाइप का एक उसमें होता है प्रेशर जो चेक करने वाला मशीन होता है, उसमें एक कांटा लगा होता है और जैसे ही प्रेशर चेक किया जाता है ये कांटा ऊपर उठता है और फिर वो प्रेशर निकालने पर वो डाउन हो जाता है। तो जो कांटा उठता है वो हिलते रहता है। आपने नोटिस करिएगा कभी, या हिलते रहता है इस टाइप का। या फिर आपने कभी वजन करवाया हुआ, आपने खुद का वेट करवाया होगा ना कांटा पे, या तो आपने कांटा वाला पे यूज किया होगा या फिर डिजिटल नंबर वाले कांटा पे यूज अपना वजन कराए होंगे। तो नोटिस किए होंगे कि नंबर घटते बढ़ते रहता है। तो वो जो नंबर घटते बढ़ते रहता है वो आपका वेट घटते बढ़ते रहा है। क्योंकि हम लोग नेचुरल पर्सन है और नेचर्स के ऊपर जो कैलकुलेशन होने वाला मशीन होता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। चाहे वो टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला हो, हवा का प्रेशर मेजरमेंट करने वाला हो, सिग्नल मेजरमेंट करने वाला हो। तो बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंसी हैं जिनको मेजरमेंट करने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ता है। और मैं एक ऐसे एनालॉग डिवाइस की नाम बताऊं जो कि हर कोई देखा ही होगा, क्योंकि हर घर में कभी ना कभी फंक्शन होता है। और फंक्शन होता है तो चूंकि हम सभी लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके घर में गीत गाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, महिलाएं। तो वो लोग गीत गाता है तो वो अपना जो वॉइस सिग्नल होता है वो वेब के फॉर्मेट में जाता है, साउंड वेव में। और उनके पास एक मशीन होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग एक छोटा सा मशीन रखते हैं। वो मशीन में कोई बटन्स नहीं होते, उसमें केवल ऐसे वॉल्यूम टाइप का घुमाने वाला होता है, उसमें जैक होता है, खोसने वाला होता है। वो एक एनालॉग मशीन होता है जिसको हम लोग एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, वो एनालॉग मशीन होता है। और फिर उससे क्या होता है, आवाज बाहर निकलता है स्पीकर से, वॉल्यूम तेज करके, बेस तेज करके, जो भी टोन है उस सबको हाई करके बाहर निकाला जाता है। तो वो भी एक मशीन है लेकिन वो एनालॉग मशीन है। ठीक है, जो कि हमारे केवल और केवल साउंड वेव पे ही काम कर रहे होते हैं। ओके, तो ये चीज है। और भी बहुत सारे जगह बीपी मेजरमेंट करने में भी यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस में ज्यादातर यूज किया जाता है। जब कोई आईसीयू में भर्ती होता है तो हार्ट बीट मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, धड़कन मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना। ऐसे ऐसे अप एंड डाउन होते रहता है, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे। तो इस टाइप का जो ग्राफ जो निकालने वाला मशीन होता है उस मशीन को हम लोग एनालॉग मशीन कह रहे होते हैं। ओके, एंड जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होता है, तो डिजिट के फॉर्मेट पर काम कर रहा होता है। डिजिट मीन्स 0 and 1। और मैं उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाहूँ तो आपका कैलकुलेटर मशीन हो सकता है। अब देखो कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का ही काम करेगा। अब इसमें हम गाना नहीं बजा सकते, कोई एनालॉग वाला काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्क ही करेगा, सिर्फ नंबर के ऊपर ही वर्क करेगा। तो ये सिर्फ डिजिटल मशीन है। कुछ ऐसे भी मशीन होते हैं जो दोनों वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे एलेक्सा हो गया, गूगल हो गया, ओके गूगल, एलेक्सा, ये सब क्या होता है, हमारे साउंड को डिजिटली कन्वर्ट करके फिर डिवाइस को सिग्नल ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो वो हाइब्रिड टाइप का कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं तो आप तीनों टाइप बता सकते हो कि हमारे पास एक तीसरा भी होता है जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है,
ओके। और यहाँ पे एटीएम मशीन आप सभी ने देखा ही होगा, तो सर टैबलेट एक हाइब्रिड मशीन होता है। कंप्यूटर के बारे में कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग एंड डिजिटल को कंबाइन करके बनाया जाता है, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन भी हो सकता है ना। सर ओके, ये हाँ कंप्यूटर की तरह भी काम कर सकता है बिल्कुल, इसीलिए। हमारा सर? मोबाइल फोन कंप्यूटर। हाँ बोलिए आकाश। कह रहा हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर जो है जी और डिजिटल कंप्यूटर जो है और हाइपर कंप्यूटर तीनों हाइब्रिड देख हाइब्रिड समझ में आ रहा है, बट इसमें जो हम लोग यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, हाँ हाइब्रिड कम ये जो लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, एटीएम, बिल्कुल, टेबल, ईटीसी टैबलेट। डिजिटल हाँ कंप्यूटर में है। हाँ देखिए, डिजिटल तो हम लोग कंप्यूटर जो आपका कैलकुलेटर लैपटॉप है। वगैरह यूज हाँ करते ये हैं वो आपका सब हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर में भी आ सकता है, कंप्यूटर बिल्कुल, में वो है। सब डिजिटल कंप्यूटर है। एटीएम भी आपका डिजिटल है। आपका डिजिटल वॉशिंग मशीन भी आता है। एक वॉशिंग मशीन आता है जिसको हम लोग मैनुअली चला रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर में नहीं आएगा सर? कौन? लैपटॉप। जी लैपटॉप सर, एनालॉग में नहीं आएगा। एनालॉग कंप्यूटर में ये नहीं आएगा, लैपटॉप नहीं, एनालॉग में नहीं आएगा, स्मार्टफोन बिकॉज इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और ये सब सॉफ्टवेयर नहीं है। इंस्टॉल किए जाते हैं और एनालॉग सारे जैसे सॉफ्टवेयर हाँ बाइट कोड पे। देखो सुनो, एनालॉग जैसे मान लो कि आपके बाइक का जो मीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, हाँ वो आपका एनालॉग हो गया। जिसमें सुई लगा होता है, जिसमें कांटा अच्छा लगा होता है, वो आपका एनालॉग हो गया। जिस घड़ी में सुई लगा है वो एनालॉग वॉच कहलाता है, और जो अंक वाला घड़ी होता है या स्मार्ट वॉच होता है उसको डिजिटल वॉच कह रहे होते हैं। ठीक है। सर वो जो हम्म, आईसीयू में रहता है, टीवी जैसा हाँ पुराना वो हाँ 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 कंप्यूटर था उस तरह का रहता है, तो बिल्कुल। एनालॉग कंप्यूटर में आएगा वो सब। देखो जो मेजरमेंट करता है, जो धड़कन का जो ग्राफ में मेजरमेंट रहता कर, है सर, ग्राफ में हाँ हाँ वो ग्राफ को दिखाने का काम करता है। आई बात समझ में? लेकिन जो जी मेजरमेंट सर। करने वाला जो मशीन होता है ना, या फिर वो सिग्नल को, उस मशीन को हम कह रहे हैं एनालॉग होता है। ठीक है। और जो ग्राफ दिखाने, वो तो टीवी या मॉनिटर है आपका, जो उसको सिग्नल मिलेगा वो दिखाने का काम करेगा। जी सर, तो जी टाइप ऑफ कंप्यूटर दो प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। हम्म अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन में अगर 3 गो, वहां 4 पे गो, 2 तीन गो ऐसा रहेगा आप तो? हाँ अगर 3 आ रहा है तो आप 3 को टिक आउट करेंगे। ऑप्शन 3 आ रहे हैं तो आप तीनों करेंगे कि हमारा एनालॉग आता है, डिजिटल आता है और हाइब्रिड भी आता है। तो तीनों टेक बिल्कुल करेंगे सर। बिल्कुल, तीनों को हम चेकआउट करेंगे। ठीक है सर, ओके मेरा डाउट क्लियर हो गया सर। ओके। और कोई? सर जी बोलिए। सर जैसे कि वो एक पहले होता नहीं था कि एंटीना जो होता था, हम हिलाने हाँ पे जो हाँ वो सिग्नल आता सिग्नल था। का काम करता है। जी बिल्कुल। इवन आपने एक चीज सर और इसमें नोटिस करना, आपके फोन में सिग्नल आता है नेट स्पीड चेक करने के लिए। 1 सेकंड पहले आएगा 2 Mbps, उसके बाद आएगा कुछ kbps आ जाएगा, mbps आएगा, कभी 0 kbps। वो भी आपका एनालॉग है। ठीक है। जो आप एंटीना की बात कर रही हो वो भी एनालॉग है। जो डिश टीवी लगा होता है ना, वो भी एनालॉग सिग्नल को ही कैप्चर कर रहा होता है। लेकिन वो तो डिजिटल वर्क करता है ना सर। कौन सा? जैसे वो एंटीना है और उसके थ्रू जो लगा होता है टीवी। वो डिजिटल कन्वर्ट करके आपके पीबी वहां पे सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचाता है। जो आपने केबल लगता है ना, वो कोएक्सियल केबल होता है। सिग्नल तो आपका एनालॉग फॉर्मेट में ही आता है। जो आसमान में सिग्नल घूम रहा होता है वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है, और जो एंटीना होता है उस सिग्नल को कैप्चर करके एक माइक की तरह जो होता है ना, उसमें लगा होता है मशीन। उसका कुछ पी से नाम है, ध्यान नहीं आ रहा। खैर वो मशीन क्या करता है कि आपके सारे सिग्नल को एक पॉइंट पे नोटिस वो पॉइंट करता है, एंड कोएक्सियल केबल से एनालॉग के सिग्नल से ही आता है, और फिर सेटअप बॉक्स तक वो एनालॉग तक रहता है। सेटअप बॉक्स से फिर डिजिटली कन्वर्ट होकर आपके टीवी में शो होता है। ओके सर। सेटअप बॉक्स तक जो केबल है ना, उसमें देखिएगा, अगर केबल खोल के अगर आपके पास होगा तो पीछे से खोलिएगा, कोई खराब नहीं होगा। एक ही केबल होता है, सुई की तरह निकला होगा।
और फिर आप उसमें पेज की तरह होगा, कस दीजिएगा। वो जो केबल होता है उसको कोएक्सियल केबल होता है। केबल में भी ये नेटवर्किंग का पार्ट है जो आप पूछ रही है ना, खैर कोई नहीं। तो ये नेटवर्किंग का सीन है और केबल के 3 टाइप होते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कोएक्सियल केबल और एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। आप लोग सुने भी होंगे जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर, इंटरनेट चलाने में बहुत हाई स्पीड आ रहा है, सुने हैं लोग? यस सर। वो फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर वर्क करता है। तो खैर ये सारे केबल्स के हम डिफाइन करेंगे आने वाले क्लासेस में। और अभी ये जो सीन है सिग्नल को ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो एनालॉग टू डिजिटल करने में वो काम करता है आपका सेटअप बॉक्स। और जो एंटीना में, डिस एंटीना में जो माइक की तरह लगा होता है, वो क्या करता है, सारे एंटीना पे जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उन सबको एक पॉइंट पर केंद्रित करने के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं थोड़ा सा भी हिल जाता है तो सिग्नल खराब हो जाता है। और टीवी में आप सिग्नल वाला सीन निकाल के देखिएगा, उसमें एक मेनू आता है सिग्नल वाला, उसमें देखिएगा उसका ग्राफ अप एंड डाउन होते रहता है। जब कभी खराब होगा तो आप या फिर अभी भी निकाल के देख सकते हो, तो उसमें अप एंड डाउन होते रहता है, यानी कि वो एनालॉग सिग्नल को मेजरमेंट करता है। एक और चीज समझ लीजिए कि अगर जहां भी मेजरमेंट अप एंड डाउन चेंज होते रह रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रह रहा है, यानी कि वो एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो आप मोबाइल का भी सिग्नल आप चेक कर सकते हो, या फिर आप टीवी का भी सिग्नल देखोगे तो वो भी अप एंड डाउन होते रहेगा। ओके, और किसी को कोई डाउट? तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देंगे क्योंकि ज्यादा नहीं करेंगे और मुझे एक और नेक्स्ट क्लास लेना है। सो आज की क्लास इतना ही रहने देंगे और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे कर दूंगा। और जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर अभी तक सेव नहीं किए हैं वो जरूर सेव कर लेंगे, क्योंकि नहीं सेव होगा तो बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली भी लिंक भेजा है, लेकिन अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर आप तक हमारी मैसेज नहीं पहुंच पाएगी जो भी इंफॉर्मेशन होगा। और कल शायद मे बी लिंक चेंज हो जाए, तो इसलिए आप लोग नंबर सेव जरूर कर लेंगे, क्योंकि कल ये क्लास का जो लिंक है वो कुछ और मिलेगा, ये वाले लिंक पे क्लास नहीं होगा, दूसरा लिंक मिलेगा। कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होगा सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। सो प्लीज सारे लोग नंबर जरूर सेव रखेंगे। ओके, तो आज को एंड किया जाए क्लास। किसी को और कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। 2 मिनट। बेल्ट्रॉन का नोट्स मिल सकता है, बिल्कुल नोट्स मिलेगा। ओके, चलो ठीक है फिर। अब किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है, सो क्लास को एंड किया जाए। बाकी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। किसी को जानने की इच्छा नहीं है क्या? अनु अग्रवाल कुछ कहना है क्या? अनु अभी तक हाथ आपने राइज किया हुआ है। नहीं सर, मैं लेफ्ट ही हो रही, हो नहीं रहा। अच्छा, हाँ कॉल एंड कर दीजिए, हो जाएगा। बोलो आकाश। हाँ सुन रहा हूँ मैं। अरे बोलो भाई। हाँ हाँ, कल क्लास में कुछ बिल्कुल बिल्कुल सब। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर, बिना क्वेश्चन आंसर का हम कैसे छोड़ सकते हैं? ओके